जासूसी केस में पाकिस्तान के 4 खुफिया एजेंट्स को लेकर जांच चल रही है। ज्योति के मोबाइल से मिले डेटा से हुआ बड़ा खुलासा। चारों एजेंट जासूस ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थे। गजब ही कर रही थी तो ज्योति हैं। ये तो मतलब ये केस स्टडी है एक, ये भारत के तमाम लोगों के लिए कि आप ऐसा अगर कहीं होते हुए देखें, अचानक किसी के पास पैसे आते देखें, अचानक उसके पैर धरती में पड़ते ना देखें, अचानक वो कुछ अजीब सा ही हो जाए तो फिर सतर्क रहिए, क्योंकि हाँ बहुत सारे कह रहे हैं समाज में आके स्थापित होने की कोशिश में तो वैसे ही वो लोग लगे हुए हैं और दिखते भी ऐसे ही हैं आसपास के, इसलिए बहुत ज्यादा दिखने में विभेद नहीं होता, तो बहुत सावधान रहिए। ये लेकिन ये जाल सर जी, ये अगर मान लीजिए कि अब तो कार्रवाई हो रही है, निर्णायक हम देख रहे हैं जी, और थोड़ा लगता है कि चलिए अब वो जगह भी लगता है जहां अनएड्रेस थी वहां पे भी कुछ हो रहा है, 75 साल में क्या क्या हुआ होगा। नहीं बहुत ज्यादा। आप ये देखिए ना, 2016 में मंत्री थे किरण रिजिजू उस वक्त, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि हमारे देश के अंदर, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस चुके हैं। ये 2016 की बात है। आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि वो संख्या कितनी बढ़ गई होगी। और दूसरी चीज, पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन रूट, जब पाकिस्तान को यह पता लगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब पाकिस्तान को यह पता लगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल से हम लोग भारत में नहीं आ सकते, बड़ा मुश्किल हो गया है, 1000 बार कोशिश करें, हो सकता है 1-2 सफलताएं मिले, 999 फेल, उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करके आम लोगों के दिमाग में जहर डालना शुरू कर दिया। अलकायदा का, इस्लामिक स्टेट का जहर इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइजेशन हुआ। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद का बड़ा खुलासा, सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ की साजिश की जा रही थी, बीएसएफ ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। तो एक बात आप और देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण रेवोल्यूशंस हैं, लेकिन इसको वक्त पर, सही समय आने पर एजेंसीज की तरफ से, हमारी एजेंसीज की तरफ से और सरकार की तरफ से एक के बाद दूसरा परत दर परत सामने आपके रखा जा रहा है। और इसीलिए तब वो लोग, जब हमारे कई समाचार आपके सामने आ रहे थे और वो उंगलियां उठ रही थी, उनको भी ये जवाब मिल रहा होगा। क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से सही समय आने पर सूचनाएं दी जा रही हैं ऑफिशियल सोर्सेज से भी। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं, घुसपैठ, इस दौरान जब ये सब चल रहा है, घुसपैठ की कोशिशें भी। देखिए मैं आपको बताता हूं दिनेश, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फर्क हमने मिटा दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, अगर 9 जगह हमला हुआ है तो 2 जगह इंपॉर्टेंटली जो इनिशियली हमला हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे, हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हमने मारी, चाहे मुरीद के में मारी, बहावलपुर में मारी, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए स्मगलिंग तो होती थी, अब इन्फिल्ट्रेशन भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल करीब 750 किलोमीटर, राइट, वो इतना मल्टी लेयर्ड है कि वहां से घुसना मुश्किल है। इसलिए अब नेपाल से घुसाओ। नेपाल से आप नेपाल से आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल से इतनी चेकिंग नहीं होती, तो पाकिस्तानी नेपाल से भी आते हैं। फिर कुछ लोग कोशिश करेंगे कि साहब ठीक है, जम्मू में आपने टनल बना दिया, आप टनल से आ गए, फिर कोशिश करेंगे कि साहब राजस्थान से कहीं से, पंजाब से कहीं, जहां जहां से इनको मौका लगेगा, ये भारत के अंदर अपने आतंकवादी और अपने लोग, अपने स्लीपर सेल घुसाने की कोशिश करेंगे, जो भारत के समाज में जाके सेट हो जाएं। आपको कुछ नहीं पता, एक बंदा आया, उसने चुपचाप से अपनी आधार कार्ड कहीं से जुगाड़ कर अपनी दुकान लगा दी। वहां पे उसने दुकान लगा दी। दुकान कहां लगाई है? बिल्कुल कैंटोनमेंट के सामने, और उसका कुछ काम नहीं है, छोटा सा कैमरा है, पूरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी जासूसी का कारनामा है जो पाकिस्तान, अभी हम लोग ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकती है? ज्योति मल्होत्रा के पास थोड़ा ना कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो माहौल बनाना, पाकिस्तान की एक अच्छी छवि पेश करना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन भी उसी में एक पजल का एक पीस है कि किस तरीके से वो लोग अंदर आएंगे और किस तरीके से भारत के अंदर ये काम करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे टुकड़े आप देख रहे हैं जी। पजल का। अगर ये पीस आपने गौर से अगर ये सुना हो, आपके आसपास में समाज में आकर कहीं इस तरह का व्यक्ति खुद को स्थापित करने और फिर वहां से पाकिस्तान के लिए या दुश्मनों के लिए काम करने की कोशिश करेगा, इसलिए
इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना को नहीं लड़ना है, हम सबको मिलकर साथ में इसे अंजाम तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए। बीएसएफ ने कहा पाकिस्तानी बंकरों को मशीन गन से उड़ाया गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई ये मीडियम मशीन गन 1 मिनट में 600 से 1000 राउंड फायर, 600 से 1000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है। और इसकी मार जो होती है वो करीब करीब 1.5 से 1.25 किलोमीटर तक होती है, ये देखिए। और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए गए उधर के बंकर्स और चौकियों को, ये देखिए जरा, ये है। अब इसके बारे में जरा मेजर आर्य बताइए। ये एमएमजी है, ये एमएमजी है, ये इसकी बैरल है, हटा सकते हैं ऊपर से, बैरल इसकी चेंज हो जाती है और बहुत कामयाब, बहुत कारगर हथियार है ये जब ये सपोर्ट में चलता है। इट्स बंकर उड़ा देती है ये भी? नहीं, बंकर नहीं उड़ाती, लेकिन उसको जो मैन कर रहा होगा उसको वो हिट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि ये बंकर उड़ा देती है, लेकिन हाँ एजीएल जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की बीएसएफ वाले बात कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। अगर आप उसको फायर करेंगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रेनेड टाइप के निकलते हैं, अच्छा, उसमें वो पूरा बेल्टेड होता है वो भी, तो वो बहुत घातक होता है अगर आप बंकर पे मारिए। और ये जो है ना, ये जो फायर ले करती है, सप्रेसिव फायर ले करती है, इसके सामने अगर कोई आ गया, दिस इज आल्सो 7.62, ये भी 7.62 है, लेकिन इसके सामने अगर कोई आ गया, बहुत ही जबरदस्त। ये तो बहुत बार चलाया हमने। अच्छा, और कहते हैं सर ये अकेले नहीं चलती, 2-3 लोग होते हैं इसको। हाँ, इसका गन के लिए अलग होगा एम्युनिशन बॉक्स आपका, इसका ट्राइपॉड लगता है नीचे। अच्छा। ये 3 पैरों वाला जो दिखा रहे हैं, ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड के लिए अलग होता है, अकेला नहीं चला सकता, इट्स वेरी हैवी। लेकिन इसका जो फायर पावर है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायर पावर। ऑफिसर इसके बारे में जानकारी दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 600 से 1000 गोलियां 1 मिनट में ये पानी की धार तक को रोक सकती है, इस तरीके का इससे गोलियां निकलती हैं, ये बता रहे थे। अब ये पानी की धार का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उधर खून की धार जरूर बह जाए। हाँ, ये पक्की बात है। और इसके अंदर इसीलिए क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है, बैरल गर्म हो जाती है, इसलिए इसकी दूसरी बैरल, ये स्पेयर बैरल लेके चलते हैं कि जैसे ये गर्म हुई, हटाया, दूसरी बैरल लगाई, कैरी ऑन। और 5 सेकंड लगते हैं बैरल चेंज करने में, 5 सेकंड के अंदर चेंज और कैरी ऑन। तो इनका खास तौर से जो चौकियां, फॉरवर्ड पोस्ट, इन जगहों को आइडेंटिफाई करने और ध्वस्त करने में, और कहते हैं कि न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी चौकियां थी जो तबाह कर दी गई। बिल्कुल ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि देखिए ना, जब आप किसी भी चौकी के ऊपर, वहां पे तो इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे एटीजीएम लगा रखा है, इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहां पे आपने जू 23 लगा रखा है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वहां पे डायरेक्ट लाइन पे आपने L-70 लगा रखा है जिससे आप हवाई जहाज को मारने का जो होता है वो डायरेक्ट लाइन में आपने, तो कहां पे चौकी बचेगी पाकिस्तान की भाई? और ये जो मैंने बताया ना आपको, ये पानी की, मैं तो बड़ा हैरान रह गया। ये जो ऑफिसर हैं उन्हीं ने बताया, इन्हीं साहब ने जो जानकारी दे रहे थे कि इस कदर तेज गोलियां निकलती हैं कि अगर पानी की धार निकल रही है तो उसको रोकने का मादा होता है इसमें। और ये अगर है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस समय, और ये जब तुरंत उसके बाद जब ये ऑपरेशन चल रहा था, या उस दौर में जब हम पूरे दिन देखते थे कोई एक्शन और शाम के समय कोई ब्रीफिंग होती थी, तो उस दौरान ये पूरी बारीक डिटेल्स नहीं दी जा रही थी, कहां कहां क्या हुआ ये नहीं बताया जा रहा था। अब धीरे धीरे करके ये सामने आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि असल में पाकिस्तान को जितनी मार पड़ी हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा, और न जाने कहां कहां पर मार पड़ी। अब ये देखिए जरा, ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने मार गिराए 413 ड्रोन पाकिस्तान के निशाने पर था फलौदी का एयरबेस। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया। इतने सारे ड्रोन, और ये जो मशीन गन के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, एमएमजी है ये, हाँ, मीडियम मशीन गन, मीडियम मशीन गन। अब इसको आपसे वैसे ही समझते जाएंगे जैसे अभी कॉम्बैट जेट्स के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन ये बताया ये गया कि ये ड्रोन्स को भी इसके जरिए मारा गया है। हाँ, देखिए बात ये है ना कि इसका जो इफेक्टिव रेंज है, अगर उसमें कई ड्रोन, एक तो इसका रेट ऑफ फायर काफी हाई है, तो आपने इसको और ये हमें सिखाते भी हैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल में, एक रोल में। अब इससे कोई 4th जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तो नहीं गिरने वाला है इससे, लेकिन हाँ, ड्रोन्स आर स्लो मूविंग। अगर स्लो मूविंग ड्रोन है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सामने से आ रहा है, एरियल थ्रेट है, और ये इसकी जद में आ गया, तो ये इसको निपटा देगा। दिनेश, ऐसा है कि जब हम निपटाते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी आपके शो बताया था कि जो जितने का टारगेट है, जितने पैसे का, उसको उतनी, अब ये अगर वो आपने $1000 का ड्रोन भेजा है मेरे पास जिसका दाम 80,000 90,000 है, तो मैं उसको अपनी एक गोली से मारूंगा ना। नहीं, ये 2 रुपए वाली परिभाषा सर की बढ़िया है, उसमें अच्छे समझ में आएगा कि अगर 100 रुपए का उधर से कोई मान लीजिए एरियल थ्रेट आता है, तो इधर से 2 रुपए वाले हथियार से उड़ा देना चाहिए, तब तो पैसे वसूल है। तो ये अपना किया, ऊपर किया और मारा, लेकिन एक अस्त्र की बात नहीं हो रही जो कि शायद चला था। अच्छा, लॉइटरिंग म्यूनिशन है, नागास्त्रा 1। ओ,
वो क्या करता है, ये बार बार जो ये टर्म यूज होता है इसको भी समझ लीजिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये एक्सपर्ट से बात करके ही पता चला मुझे कि मंडराने वाला ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे मंडराता रहता है और जहां उसको चाहिए होता है वहां जाकर वो विस्फोटक को गिरा देता है। ये आर्मी के पास है। और जो एक बार बात हो रही थी कि हमने नजदीक वालों को मारा है, वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता है, वो 400-500 मीटर की ऊंचाई पे घूमता रहता है। अच्छा। लेकिन बैटरी पावर्ड होता है और बहुत छोटा है, राडार की पकड़ में नहीं आता है। और जहां उसको आपने जीपीएस की पोजीशन दी या आपने उसको रेडार वाली पोजीशन दी, वो वहां आराम से घुस गया, गई वो चीज। तो ये आप कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी और बहुत सारा स्ट्रेटेजिकली हमको रिवील भी नहीं करना है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आप चिंता मत कीजिए। ये सब रिवील है दिनेश, चिंता। अरे इतने में हालत खराब है तो जो अभी रिवील नहीं किया गया है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले सकते हैं बहुत बड़ा फैसला सुरक्षा के लिए, इनवार मिसाइल का ऑर्डर। अब ये क्या है सर बताइएगा जरा। ये 2 से 3 हजार करोड़ की आती है इनवार मिसाइल, ये 2 से 3 हजार करोड़ की डील है जी। क्या है सर ये इनवार मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अच्छा, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है, तो आप उससे समझ गए मैंने बनाया है इसको। ठीक है। ये बड़ी जी। बड़ी अच्छी ये रशियन ओरिजिन की मिसाइल है। अच्छा। लेकिन अब पूरी तरह से इंडिजनाइज हो गई है और जितने नंबर में कहिए उतने में बना देंगे। तो सर ये ATGM, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये जो है ये टैंक को मारने के लिए गाइडेड मिसाइल है। बख्तर उसके जो आर्मर्ड हिसाब किताब होता है, टैंक बख्तरबंद गाड़ी तो उससे आसान नहीं, मतलब टैंक जिसको ये कहा जाता है कि भेदा नहीं जा सकता, उसको भेद देने वाला ये मामला है। ये कम से कम 8 से 10 इंच का स्टील पेनिट्रेट कर जाएगी। तो ये इस खबर के मायने भारत की सुरक्षा दृढ़ता को बढ़ाने के हिसाब से क्या है? देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे हमारे पास नाग मिसाइल है, नाग भी यही काम करती है। अच्छा। दैट इज आल्सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हमारे पास ATGM के लॉन्चर्स होते हैं इन्फेंट्री बटालियन में। तो बेसिकली क्या होता है कि टैंक जो है, टैंक एक निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो जब टैंक सामने से आता है, टैंक के अंदर कई किस्म के आर्मर होते हैं, जिसमें से एक रिएक्टिव आर्मर भी है कि टैंक का जो आर्मर है उसके ऊपर बारूद लगा रहता है, उसका कवच है, वो उसका बारूद है, जैसे कोई आया वो फटा, इसको बर्बाद कर दिया। इस तरीके से भी टैंक करता है। लेकिन ये जो इनवार मिसाइल की बात कर रहे हैं, इसको इंडिजिनाइज कर रखा है, इसको भारत के एनवायरनमेंट के लिए इसको मॉडिफाई कर रखा है। और जो पाकिस्तानी टैंक्स या फिर चाइनीज टैंक्स है जो भी सामने आएंगे, उनको किस तरीके से बर्बाद करना है, ये एक उसके लिए पर्याप्त है मिसाइल। तो नाग के लिए मैं एक और खास बता दूं, नाग की बात इन्होंने की। नाग मिसाइल की क्या खास बात है, ये तो सामने जाके टैंक को मारेगा। नाग मिसाइल ऊपर जाती है और ऊपर से अटैक करती है, विच इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक। क्योंकि टैंक का जो ऊपर वाला जो ढक्कन जैसा होता है, वो सबसे कमजोर होता है, कमजोर पार्ट होता है। ओके। वो ऊपर से जाके सबसे मजबूत जो है, अगर ये दिखा दें हम यहाँ पे, अगर टैंक आप डाल सके तो टैंक डालिए जरा यहाँ पे। ये टैंक दिख तो रहा है, लेकिन इसमें जो हमको दिखा, ये ढक्कन जो आप दिखा रहे हैं, एक सेकंड रोकिए, ये जो है ना, अब आपके पीछे देखिए सर, वो बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, सर ने एमका के बारे में बताया था ना कि ऐसे होते हैं। टैंक में भी स्लोप इसीलिए होती है कि सामने से अगर कोई आए तो डिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अगर ऐसा होगा, लगेगा तो वो कर देगा। दूसरी ये भी चीज है इसमें कि ये जो ऊपर वाला एरिया है जहां से वो निकलता है, इसको कुछ कहते हैं सर। मुझे याद आ रहा है रशिया यूक्रेन के समय, यूक्रेन ने इसकी इन्वेंट्री बना के, लॉकेट बना के अपने यहाँ लॉन्च किया था। वो ये बताने के लिए हमने रशियन टैंक मार गिरा। ये देखिए, ऊपर से टरेट होता है, राइट। ये जो टरेट होता है, और टरेट के अंदर से जो कपोला खुलता है, जिसके अंदर से वो बंदा निकलता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टैंक में अगर फॉर एग्जांपल 3 बंदे हैं, 3 मैन क्रू है, तो उसमें गनर होगा, उसमें लोडर होगा, इसमें ये सब होंगे। तो ये ऊपर से जब मारते हैं, जो सर बता रहे हैं ना, जेवलिन भी यही करती है, जो अमेरिका की जेवलिन है, उसने फायर करा, सामने से ऊपर गई, ऊपर से जैसे सांप फन मारता है ना, ऐसे वो ऊपर से आके गिरती है, और वहां पे कोई आपके पास प्रोटेक्शन ज्यादा रहता नहीं है, वो अंदर घुस के। हमारे प्रोड्यूसर हैं अजीत झा, वो कह रहे हैं कि भाई आप इतना टेक्निकल बता रहे हैं, हमारे जैसे बिहारी के ऊपर से निकल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, अगर मान लीजिए चारों तरफ इसके कवच आपने लगा रखा है और ये इसका सेंसिटिव या वल्नरेबल एरिया है, तो वो जो दूसरे ATGM होते हैं वो आके सीधे हिट करते हैं, वो उतना प्रभाव नहीं डालते। नाग ऐसे जाकर और ऊपर से मारता है ऐसे फन, और वहां पर डस लेता है जहां पे तुरंत मौत हो जाती है टैंक की। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अजीत जी ने यह बोला है कि हम जैसे बिहारी को समझ में नहीं आता। DRDO में कितने बिहारी साइंटिस्ट हैं, मैं आपको यह भी बता दूं, और इंडियन आर्मी में कितने बिहारी जनरल्स हैं एट द वेरी टॉप लेवल, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जासूस इसलिए कह रहे हैं वो मेरे जैसे।